अभी पुष्पेंद्र जी, आज आपसे बात हो रही थी मेरी जी, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काफी बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया कि ये 1937 एक्ट के मुताबिक, शरिया एक्ट के मुताबिक, जिन्ना ने और तमाम ये जो मुस्लिम लीग के जमींदार थे, उन्होंने एक शरिया एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया और जिसमें तीन चीजों उन्होंने एंटी इस्लाम, एंटी कुरान चीजें डलवाई। और वो है कि अपना वसीयत लिखने का अधिकार, शरिया इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, वो घुसेड़ दिया शरिया में, क्योंकि इनको ये तो उनके आर्थिक उससे हित से जुड़ा हुआ था। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है उसका इनहेरिटेंस होगा, क्योंकि ये अपने बेटों को देना चाहते थे एग्रीकल्चरल उसका, तो उन्होंने, वो भी इस्लाम के खिलाफ है, वो भी उसमें घुसेड़ दिया। और तीसरा, इस्लाम में गोद लेना मना है, शरीयत में गोद लेना मना है, जिसके खिलाफ प्रॉफेट मोहम्मद ने, मतलब उनकी बड़ी कड़ी प्रक्रिया थी इस समय, उस समय जब ये गोद लेने वाली जो बात है, इट इज बैड इन इस्लाम। लेकिन वो मुस्लिम लीग को तो ये अपना आर्थिक अस्तित्व बचाना था और साथ में मतलब वो एक 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 फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस भी इंड्यूस करना था पॉपुलेशन में। तो ये सारा का सारा ये ब्लास्फेमी है। ये जितने लोग हिंदुस्तान में शरीयत मानने वाले हैं ना, अगर अगर सही में देखा जाए और इस्लामिक स्टैंडर्ड से आप चले जाएं, तो इनको वही, अगर आप कहते हैं तो वही सजा इनको मिलनी चाहिए जो कि कन्हैया लाल को सर तन से जुदा किया, और वो जो सलमान रश्दी को इन्होंने ढूंढ ढूंढ के उसको कहीं जाके अमेरिका, यूएसए में जाके उस पर वॉर किया इसी ब्लास्फेमी के लिए। अब ये पूरा का पूरा शरिया इन्होंने इन्होंने उसको, उस पर हमला किया, इस्लाम पे हमला किया, कुरान पे हमला किया, और बाकी इसमें कुछ नहीं आप लोग को बोलने का है। इस पे कल कल एक दो दिन में हम आपसे के तफसील से इस पर चर्चा करेंगे। चाहता था कि क्योंकि शरिया वाला जो टॉपिक आप सिर्फ जो सुबह डिस्कस हुआ, उसमें जो आपने रिसर्च इस तरह से की है, मैं समझता हूँ कि जो व्यूअर है ना, उसको हम सेपरेटली, क्योंकि एक तो अपने आप में शरिया जो है वो मैं कहाँ आ रहा हूँ, मैं कहाँ आ रहा हूँ, मैं ये जो मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन नुपुर शर्मा के केस में उसने क्या ब्लास्फेमी किया, आप माननीय जज साहब हमको ये समझा दें। नहीं, उसकी वो उस पे किया है, नहीं किया, उसको हैरेस किया, वही कह रहा हूँ ना सर, स्टेटमेंट नहीं दिया आपने। ये चीजें जो मैं आपको बता, एफआईआर हुई, आपने उसको क्लब करने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से देश में वो, तो उसकी वजह से देश बटा था क्या? 10 लाख सनातनी उसकी वजह से मारे गए थे, पाकिस्तान उसकी वजह से बना था, लेकिन डरा दिया आपने। लेकिन आपने हिम्मत नहीं है कि जो सड़कों पे, चौराहों पे, मस्जिदों के ऊपर खड़े होकर के सरतन से जुदा कर रहे हैं, आप सुओ मोटो लेके देखें, ये पाखंड है सुप्रीम कोर्ट का। आपको गंदी नारी नजर आती है, आप उस पर बुला लेते हैं, आप डीजीपी को बुला के सजा देते हैं, आप किसी को भी सजा देते हैं, आप भगवान हैं। देश के पार्लियामेंट में किसी आदमी का कोई रोल नहीं है, आप हर एक को अपने नीचे बुलाए और जो गाली देके भगा देते हैं आप उसको, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा देते हैं। भाई नुपुर शर्मा के साथ तो आपने बिल्कुल जिहादियों के दबाव में आपने स्टेटमेंट दिया, पूरे देश में आपने आग लगाने वाला काम किया था। वो तो संयम की बात है कि सनातनियों ने अपने कुछ उस पर रिएक्शन नहीं दिया, और आपकी हिम्मत नहीं है, आप किसी दूसरे को देके देखते। आप यासीन मलिक पे नहीं बोलते कुछ, आप हुर्रियत के लोगों पे नहीं बोले कभी कुछ, आप मैसेकर पे नहीं बोले कुछ, आप 1984 के मैसेकर पे नहीं बोले कुछ। आपका सेलेक्टिव एजेंडा है, तो कोर्ट उतारिए और चुनाव लड़िए, अपने बारे में गलतफहमी ठीक हो जाएगी आपकी। नहीं, मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हर दिन 1937 के बाद से लेके अभी तक इस्लाम और कुरान और शरीयत पे हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का प्रहार हो रहा है।
लेकिन उसके बारे में शायद उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और नुपुर शर्मा ने तो वही कहा जो कि बिल्कुल इस्लामिक है। तो इस पर मैं इसकी मैं इसीलिए इसका उदाहरण दिया। और एक बात आप देखेंगे कि मैंने आपको उस दिन भी ये जिक्र किया था कि हमारे मन एक केस गया था जज साहब लोग के पास कन्वर्जन को लेकर। तो वो एक क्रिश्चियन जज थे, उन्होंने कहा कि इसको हम मान के चले ना कि ये तो क्रिश्चियन थियोलॉजी का हिस्सा है कन्वर्जन जो है, ठीक है। और हम अगर यहाँ पर कोई घर वापसी की बात करे, काउंटर कन्वर्जन की बात करे, तो वो बात आपको बहुत चुभती है ये माननीय जज साहब लोगों को। अब हम आते हैं आर्टिकल 370 को। अब इसको समझिए पुष्पेंद्र जी, जब मैंने आपको पूरी पृष्ठभूमि दी जी, शुरू से लेके अभी तक राजनीतिक अस्थिरता की, न्यायिक इंटरवेंशन की, अभी जो आप जैसा आपने शुरुआत में कहा कि एक बड़ा अजीबोगरीब टाइप का इंटरवेंशन हो रहा है, जो चीजें सेटल्ड हो गई, और राष्ट्र आगे की ओर बढ़ चुका है उसमें जिस रास्ते और पर। सेटल भी सर पार्लियामेंट में हुई है, कोई कहीं कमरे में नहीं हुई सर, पार्लियामेंट ने की है, खुली सारी बहस दुनिया ने देखी है सर। और आपसे मैं एक लाइन इसलिए बोलना चाहता हूं, जो आपने कहा कि फोन आया और 3-3 बार भारतनाट्यम से उठ करके बाहर आए। जिसका फोन आया, बिहार में एक लड़का यूट्यूबर जो एग्रेसिव पत्रकारिता करता था, कहीं कोई घटना घटी तमिलनाडु में और कैसे कॉन्स्पिरेसी हुई, क्योंकि उस लड़के ने एक मुहिम चला रखी थी कि वहां जो वर्तमान सरकार है और जो अब दोनों मिल गए हैं, उनके भ्रष्टाचार को गली गली मोहल्ले मोहल्ले को एक्सपोज करना था। आप ताज्जुब करेंगे, जिस शख्स ने फोन किया, जिससे भारतनाट्यम फोन छोड़ करके फोन अटेंड करने आए, वो आदमी एफआईआर हुआ और अभी उसके ऊपर एफआईआर करके कभी कोई उसकी इंक्वायरी होकर ये नहीं हुआ कि भाई ये इसने करा भी था कि नहीं करा था, लेकिन उस पर एनएसए लगा दिया गया। और वही वकील जिसका फोन गया, जो पहले लॉ मिनिस्टर था, उसके कहने पे आपने मनीष कश्यप को जेल में डाल रखा है, एनएसए लगा दिया। इतना बड़ा उसने पाप कर दिया था। तो जो आप ताकत की बात कर रहे हैं कि जो लॉ मिनिस्टर बनते भी हैं और फिर उतरने के बाद वो क्या करते हैं कि जिन्होंने बनाया होता है वही उनके सामने खड़े होते हैं, तो औकात नहीं होती कुछ कहने की, इन्हीं की सिफारिश होती तो बनते हैं। तो जितने लॉ मिनिस्टर हैं उन सब की लाइन देख लीजिए ना, आपने एक का नाम दिया, दूसरे का नाम दिया, तीसरे का नाम दिया, तो ये तो वही कहानी है ना सर। ये मैंने इसलिए कहा कि यहां तो वकील जो खड़े होते हैं वो फिक्सर है, वो इस पार्टी से राज्यसभा में नहीं गए तो दूसरी पार्टी से गए। ये वही साहब है जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि राम काल्पनिक थे, और हमें भी दूसरी तरफ कहते हैं कि वो काल्पनिक थे, तो देश में बवाल हो जाएगा। देश के आप आम नागरिक को जो क्या समझता है कि कोर्ट सब सर्वमान्य है, ये गलतफहमी है। इसलिए मैंने कहा कि आप 6 बजे भी कोर्ट खोलते हैं, 8 बजे भी कोर्ट खोलते हैं, आप घर में लोगों को नजरबंद करके कहते हैं नहीं नहीं इनको जेल में नहीं रखना चाहिए, ये विशेष अस्थि है क्योंकि उनकी श्रीमती जो है किसी जज साहब के एनजीओ में काम करती है। नहीं सर, मैं याकूब मेमन के संदर्भ में रात को कोर्ट खोलना और तीस्ता शीतलवाद के संदर्भ में कोर्ट खोलना, मैं दोनों को एक ही नजरिए से देखता हूं मैं। और ये जिहाद के अलग अलग तरीके हैं, कौन किससे जुड़ा हुआ है कोई नहीं जानता है। और जब मैं डायनेस्टिक जजेस की बात कर रहा हूं, तो जब भी कोई अरेंजमेंट डायनेस्टिक होता है तो ये जान लीजिए कि उसका सबवर्जन बहुत आसान हो जाता है। जब आपको ये मालूम होता है कि एक अमुक जज का बेटा सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा, तो जितनी आपकी जो दुश्मनी ताकतें जो है दुश्मन ताकतें हैं, वो उसी समय से उस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है, चाहे वो हार्वर्ड में पढ़ रहे हो चाहे कहीं पे वो पढ़ रहे हो, उस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि कई बाद में ब्लैकमेल भी होते रहते हैं।
तो इसीलिए ये जो हम डायनेस्टिक जजेस की बात कर रहे हैं ना, ये इसीलिए ज्यादा खतरा है। देखिए, अगर पॉलिटिशियन और डायनेस्ट पॉलिटिशियन को आपने सबर्ट कर दिया तो चलो, वो तो इलेक्शन भी लड़ सकता है, और इलेक्शन इलेक्शन जब इलेक्शन में उसको आप हरा भी सकते हैं, लेकिन इनका इन सबर्टेड लोगों का आप क्या करेंगे? वो तो एक बार बन गया तो बन गया। तो अच्छा, कोई भी अगर मैं इंटेलिजेंसी का, तो मैं भाई, अगर मैं कोई ड्यूरिंग अपना इन्फिल्ट्रेशन चाहता हूँ किसी एनिमी कंट्री में, तो मैं तो जज के बेटे को मैं ये करूंगा, जहाँ पे डायनेस्टिक जुडिशरी है मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। वो एक आदमी वो काफी है। अगर वो अपने एपेक्स लेवल पर पहुंचता है या वो जज बन जाता है, तो वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए अपने तरीके से। इसलिए इसलिए ये डायनेस्टिक जजेस खराब है। और हम बात कर रहे हैं 370 की, तो 300, ये देखिए जो बार बार हम, और अब क्या है, हम तो सरकार में, हमारा दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, ना हमारी कोई महत्वाकांक्षा है, ना बस हम एक राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र के प्रति चिंतित रहते हैं। तो हम और आपके, मेरे और आपके मन में कितना संदेह और कितनी अस्थिरता है कि आखिर ये क्यों क्यों किया जा रहा है। आपको मालूम है ये सब के पीछे कारण क्या है? कि सरकार को इतना अस्थिर रखो, इतना अस्थिर रखो कुछ ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण मसलों को लेके, कि वो कभी कॉलेजियम सिस्टम के बारे में वो कुछ मतलब ना सोचे ना कोई कार्रवाई करे। इसके पीछे यही मंशा है, इसीलिए ये रिविजिट कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। कि किस तरीके से, और मैं बता दूं, माननीय जज साहब लोग को ये समझना चाहिए कि अगर आप देश को इस तरह से अस्थिर करेंगे, तो आप भी स्थिर नहीं रहेंगे सर। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके सगे संबंधी भी वही उसी अस्थिरता का शिकार बनेंगे। जब एग्जोडस हुआ, जिसकी बात की, जिसके बारे में सुशील पंडित जी ने बात की, अगर माननीय जज साहब, कश्मीर से एग्जोडस हो सकता है, तो आपका भी कहीं से एग्जोडस हो सकता है। अगर जिहाद की आग और टेररिज्म की आग पहुंची, तो आपका भी एग्जोडस हो सकता है उसमें। और ये ये कुछ बातें थी, मैं आपके साथ, ये दिल में बड़ा बोझ था, कुछ आपसे बातचीत करके दिल कुछ हल्का हल्का हुआ है। लेकिन इस जो स्तर हम देख रहे हैं आज न्यायपालिका का, अगर इसमें जो त्रुटियां हैं उसको अगर सही नहीं की गई, जो गिरावट हम देख रहे हैं, नैतिक गिरावट और हर तरह की गिरावट, अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया, तो पता नहीं, मुझे बड़ा एक एंजाइटी सा होता है, महसूस होता है कि पता नहीं हमारे भविष्य में क्या होगा। देखिए, आप कहते हैं कि 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों का एक ही मकसद है, इस राष्ट्र को मजबूत करना, इस राष्ट्र को अस्थायी करना, गिल्टी को पनिश करना। ये एक बहुत बड़ी बात है, गिल्टी को पनिश करना, गिल्टी के लिए रात में कोर्ट खोलना। ये तो आपने पूरी परिभाषा ही बदल दी आप न्याय की। तो अगर एक ऑर्गन आपका इतना डिसोनेंट हो जाए और इस तरह का पतन होने लगे, तो फिर समझिए कि अगर ये सही नहीं हुआ, तो हमारा जो देश का भविष्य है वो उस पर कई प्रश्न चिन्ह आज आज न्यायपालिका की तरह उठ रहे हैं। और दूसरी बात कि अपना अपना विवेक, अपना जो हार्वर्ड वाला और ये प्रिंसटन वाला जो विवेक है ना, वहीं छोड़ के आइए। आज भी फैसलों में कोई नीदरलैंड की मिसाल देता है, कोई फिनलैंड की मिसाल देता है, कोई यूएस की मिसाल देता है। भाई मुझे समझ नहीं आता हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में फिनलैंड का और फ्रांस का और यूके के कानून का क्या संदर्भ आप दे रहे हैं, उसका क्या रिलेवेंस है।
ना वो यहाँ के समाज के हिसाब से बना है, ना यहाँ होने वाले क्राइम के हिसाब से बना है। तो मेरा सिर्फ और आपका और मेरा शायद मकसद ही ये था कि ये जो एक बड़ा बंद डिब्बा है कि जो इसको टच करेगा उसको बस जाने क्या हो जाएगा। इस देश में जेलों से न सरकारों को जनता को डराना चाहिए और न जुडिशरी को डराना चाहिए। ये ध्यान रखें कि जनता का जब तक संयम है तभी तक कुर्सी पर संसद में भी लोग बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हैं। ये संयम जब टूटा तो ये जो एक पर्दा है आखिर हल्का सा, वो पर्दा कब हटेगा और लोग घर में घुस के सवाल पूछना शुरू कर देंगे और सड़कों पे न्याय होने लगेगा। आपको 5 करोड़ लोगों के आप मुकदमे सुनेंगे नहीं, उनकी फुर्सत नहीं है आपको, लेकिन रात के 9 बजे, रात के 6 बजे, सुबह 5 बजे, 2 बजे, 3 बजे आप उन मुकदमों को सुनेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। राष्ट्र का जिनमें इंटरेस्ट है वो मुकदमे आप नहीं सुनने चाहते हैं। अगर आप सुनना चाहते होते तो 370 को इतने पहले आप ही को अपने आप सुओ मोटो लेना चाहिए था, आर्टिकल 35 को ले लेना चाहिए था, यूसीसी पे आपको ले लेना चाहिए था। लेकिन आपके लिए मुकदमे तो अजीब करीब के मुकदमे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी सुनवाई में पूरा देश लगा हुआ है। और फिर आप 10, 20, 50 साल से, 70 साल से, 150 साल से राम मंदिर का मुकदमा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सिंह साहब आपके अंदर बहुत सारा एक मिनट प्लीज। देखिए मुझे ये क्या मतलब किस चरित्र के कुछ लोग होते हैं। आपको याद होगा कि ये जो गोधरा वाला जो ट्रेन इंसिडेंट हुआ था, जी 57 हिंदू कार सेवक जिसने मुसलमानों ने आग लगा के मार दिया था। अब सोचिए, लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने एक अलग से रेल की इंक्वायरी की, जबकि एसआईटी जो था ऑलरेडी गठित हो चुका था उसके लिए। पैरेलल इंक्वायरी सिर्फ इसलिए की गई कि किसी तरीके से जो जिहादी थे उनसे ये ब्लेम हटाया जा सके, उन पर जो फोकस था उसको हटाया जा सके। उसके लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज तैयार थे और उन्होंने कहा आग अपने आप अंदर से लग गई, किसी ने बाहर से नहीं लगाया था। ठीक है, अब ये इसे चरित्र के लोग। और आप बताइए कि अभी क्या जो वंदे भारत ट्रेन में कल भी पथरा हुआ है, वो भी अपने आप पत्थर, आसमानी पत्थर गिर रहे हैं जैसा। जी नहीं, अब क्योंकि पत्थरबाजी बंद हो गई है तो आसमान से गिरेंगे। तो ये एक रिटायर्ड जज ट्वीट करता है लंदन से कि मेरा चौथा दिन का रोजा। अरे किसको तुम बता रहे हो यार। और कई इनके साथ तो आपने टेलीविजन पे डिबेट्स में इनके साथ बैठने का मौका मिलता है। आई मीन सम ऑफ दीज फेलोज, मैं कहता हूँ हे भगवान, ये जज बना है, कैसे बन गया है? आप, मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं? जी वेरी वेल, आई नो दैट। तो ये, लेकिन अच्छी बात है कि इस पर चर्चा हुई है और बहुत लोग और भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, लोगों में बड़ा गुस्सा है सर। हमारा कोई अपना तो मामला है नहीं, ना हम सरकार में है ना व्यवस्था में है, तो हम किसी बात से नाराज हैं। हम लोग पब्लिक में जाते हैं, हजारों लाखों लोगों से मिलते हैं, 50 फंक्शनों में जाते हैं, आप डिबेट में जाते हैं, तब सड़क चलते हुए लोग ये सब बात करते हैं तो लगता है क्या कहते हैं कि इनकी बात में कितनी क्या किसकी, जबकि वो बहुत उस स्तर पे नहीं है, लेकिन लोगों में गुस्सा तो है ना। तो हमारा ये बातचीत करने का मकसद क्या है? हम कोई टेलीविजन तो नहीं चला रहे ना, कोई इसे नफे नुकसान की तो नहीं चला रहे ना, कि ये बात हम जो पब्लिक में कह रहे हैं वो और लोगों तक पहुंच जाए, लोगों को गुस्सा क्या है उस तक पहुंच जाए। इसके अलावा हमारा क्या एजेंडा हो सकता है? मुझे अच्छा लगा, लेकिन आपसे मेरी जो बातचीत हुई है उस पे शरिया के ऊपर जो बारीकियां हैं, आज भी हिंदुस्तान का ज्यादातर खासतौर से मुसलमान तो समझते होंगे, लेकिन जो सनातनी हिंदू वो भी समझता है कि शरिया कोई कुरान का हिस्सा है और कोई ये इस्लाम के जो है आयतों का हिस्सा है। कुछ इस तरीके की बात उसके दिमाग में आती है तो शायद वो उसके बारे में सवाल नहीं उठाता। लेकिन आपने जो इस पर रिसर्च की है, मैं समझता हूं कि 1-2 दिन में जब समय मिलेगा तो हम लोग उस पर एक्सक्लूसिव बात करेंगे और उस पर पर्पज ये होगा हमारा
कि शरिया कैसे शुरू हुआ, क्या उसके बंधन थे, किस तरह हुआ, कैसा रोल प्ले किया, उसकी क्या पॉलिटिकल डायमेंशन थे, उसके सोशल डायमेंशन क्या थे। इस पे जो आपकी रिसर्च है उसके बारे में आपसे एक दिन अलग से बात करेंगे, ताकि जो भी हम लोगों को सुनते हैं देखते हैं उनको उनका जहन क्लियर हो जाए, उनके फैक्ट ठीक हो जाए और वो इनलाइटन हो, उनको नॉलेज हो जाए, ताकि वो अलग अलग इस पे चर्चा कर सकें। सिंह साहब, वेरी मच सर।